हम लोग अब तक 3 हेड पढ़ लिए, सैलरी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत पार्ट पीजीबीपी का जो आपके सम सॉल्व करने में काम आएगा, और फिर डिडक्शंस वाला चैप्टर। तो 4 हेड, 5 हेड और वो डिडक्शंस, ये कंप्लीट करके हम लोग सम्स मूव कर सकते हैं। तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ने लायक बात क्या है आपके लिए? हाउस प्रॉपर्टी में आपके लिए पढ़ने लायक ये बात है कि घर, 2 तरीके से आपको हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी लेट आउट और एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड। तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी में है उसका पहले फॉर्मेट क्या है उस पर आते हैं। और यहां फॉर्मेट नहीं दिए, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग फॉर्मेट ओरली डिस्कस करते हैं। हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। हम लोगों को चाहिए सम सॉल्व करने के लिए ग्रॉस म्युनिसिपल जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सॉरी, हम लोगों को चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से अगर कुछ म्युनिसिपल टैक्स पेड किए हैं तो वो माइनस करते हैं, तो आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, सॉरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम लोगों को सम्स का फॉर्मेट में क्या चाहिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें जब हम लोग माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स तो हम लोगों का आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। उसमें 2 चीज माइनस करते हैं, सेक्शन 24A, सेक्शन 24B। सेक्शन 24A क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। वो जो नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। और उसके अलावा माइनस करते हैं 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम लोगों का आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करें तो आता है नेट एनुअल वैल्यू। उसमें 2 चीज माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इस पूरा पार्ट में 2 ही चीज कैलकुलेट करने लगा, बाकी आपको सम में गिवन होगा। एक वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना और 2 इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कैलकुलेशन। तो पहले आ जाओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे बात करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पार्ट पे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आपको 4 चीजों को कंपेयर करना है, तब जाके ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। याद है वो हायर लोअर हायर वाला कहानी? सबसे पहले आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू या फिर नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा तो उसको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो ग्रॉस जनरली आपको दिया रहेगा जीएमवी। तो जीएमवी को कंपेयर करते हैं हम लोग फेयर रेंट से। फेयर रेंट हम लोगों को 4 चीज दिया रहता है क्वेश्चन में जिससे जीएवी निकलता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलता है। पहला आपको दिया रहेगा जीएमवी, दूसरा फेयर रेंट, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट और तीसरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 4 चीज दिया रहता है, उन 4 को कंपेयर करते हैं हम लोग। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को सबसे पहले कंपेयर करते हैं फेयर रेंट से। दोनों में से जो हायर होता है वो ले लेते हैं, उसमें से उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, जो लोअर होता है वो ले लेते हैं। तो पहला 3 आइटम का झमेला खत्म। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को स्टैंडर्ड फेयर रेंट से कंपेयर किए, जो हायर आया वो ले लिए, उसी को बोलते हैं आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, जो लोअर होता है वो ले लेते हैं। और फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से कंपेयर करते हैं, जो हायर होता है वो ले लेते हैं। तो हायर लोअर हायर का कंसेप्ट है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से कंपेयर करते हैं, जो हायर होता है वो ले लेते हैं। जो आंसर आया उसको बोलते हैं आरईआर। आरईआर को फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, लोअर होता है वो ले लेते हैं। अब जो आंसर आया उसको कंपेयर करते हैं एआरआर, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और जो हायर होता है वो मेरा आंसर हो जाता है। अब यहाँ एक पॉइंट है, मान लो मेरा एआरआर दिया हुआ 12 महीना का, 2 महीना का रेंट हम रियलाइज नहीं कर पाए। 12 महीना का रेंट है जिसमें से 2 महीना का रेंट हम रियलाइज नहीं कर पाए, तो उसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो एआरआर को यूआर से अनरियलाइज रेंट माइनस करके कंपेयर करना है। जो चौथा स्टेप है कंपैरिजन का, जो हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद जो मेरा लोअर वाला आंसर आया है
उसको हम ARR से कंपेयर करेंगे। ARR कौन सा लेंगे, 12 महीना का नहीं, जितना महीना का रेंट रियलाइज हुआ उतना। 2 महीने का अगर अनरियलाइज रेंट है तो वो माइनस कर दो। तो ARR माइनस UR करके जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करेंगे। अब आता है एग्जाम में अगर सर नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे दे तो उसको ग्रॉस कैसे बनाएंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर है तो ग्रॉस को नेट को ग्रॉस बनाना पड़ेगा, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो ग्रॉस और नेट सेम होता है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो ग्रॉस को नेट या नेट को ग्रॉस बनाना पड़ता है, लेकिन अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो आपका ग्रॉस और नेट दोनों का एक ही मतलब है, दोनों में से जो दिया हो वही सेम है। तो सर अगर ग्रॉस को नेट बनाना है तो बनाएंगे कैसे। फॉर्मूला होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स। आई रिपीट, अगर मेरे को एग्जाम में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा। फॉर्मूला होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स। तो नेट दिया रहेगा, ग्रॉस गायब रहेगा, ग्रॉस को x मान लेना, सॉल्व करना फॉर्मूला, x निकल जाएगा, ग्रॉस निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए जब हम GAV कंप्यूट करें। इस पे किसी को डाउट है तो बोलो। अगर मेरा 31 मार्च क्लोजिंग डे है और हम एसेट खरीदा है, मान लो क्या बोलते हैं दिसंबर में या जनवरी में, तो अब हमको 3 महीने या 4 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने देते थे, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे एक ब्लॉक कंसेप्ट होता है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। तो हम लोग क्या ब्लॉक कंसेप्ट का बात अभी कर लेते हैं। पहले ब्लॉक कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले लिखेंगे WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट। उस पूरे ब्लॉक का, मान लो वहां 4 मशीन है, तो अगर मशीनरी एक ब्लॉक है, फर्नीचर एक ब्लॉक है, बिल्डिंग एक ब्लॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग एक ब्लॉक है, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर्स या गुडविल, मतलब इनटेंजिबल एसेट एक ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक का टोटल फिगर ओपनिंग में कितना है वो लिख लेते हैं। एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर, जो बचा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। यहां पे इंडिविजुअली एसेट्स को लेकर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। तो हम लोग पीजीबीपी में क्या बात कर रहे हैं, हम लोग पीजीबीपी में बात कर रहे हैं कि कुछ एक्सपेंडिचर है जो हमको एड बैक करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, कुछ एक्सपेंडिचर एड बैक करना पड़ेगा, जैसे डिप्रिसिएशन एड बैक, प्रोविजन डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स एड बैक, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एड बैक, इसके अलावा कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर एड बैक, 20,000 के ऊपर का कैश पेमेंट किए तो वो एक्सपेंडिचर एड बैक, और अगर इंटरेस्ट या TDS या फिर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कोई भी टाइप का गवर्नमेंट ड्यूटी अगर हम तक पेमेंट नहीं किए रिटर्न फाइल करने तक, तो उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, तो वो भी एड बैक। भले अकाउंट से माइनस किया हुआ तो यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई इनकम कमा ली है जो मेरा मेन एक्टिविटी नहीं है, उसके अलावा हम कोई इनकम कमा लिए तो वो भी नेट प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा तो हम माइनस करेंगे। तो वो करते हुए हम करेक्ट नेट प्रॉफिट पर पहुंचेंगे। और डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स जो निकल कर आएगा, ये वाला WDV एज पर द ब्लॉक ऑफ द ईयर, वो वाला डिप्रिसिएशन हम इनकम टैक्स में माइनस कर सकते हैं। बड़ा सम्स में आपको चिंता नहीं, आपको डिप्रिसिएशन का फिगर दिया हुआ रहेगा। बड़ा सम्स में आपको चिंता नहीं, आपको डिप्रिसिएशन का फिगर दिया हुआ रहेगा। अलग अलग एसेट का अलग अलग रेट है, आपको एग्जाम में रेट दे देगा जनरली। वैसे फर्नीचर का 10% है, प्लांट एंड मशीनरी का 15% है, बिल्डिंग का 15% है, और इनटेंजिबल एसेट का 25% है। इसके अलावा आपका पीजीबीपी में कुछ काम का बात नहीं है। ये फर्म असेसमेंट जो है हम लोग अलग चैप्टर पढ़ेंगे पूरा है। कभी फर्म असेसमेंट एक छोटा सा चैप्टर एक क्लास का, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा अब आ जाते हैं एक सेकंड,
हाँ, इसके अलावा बात करते हैं डिडक्शंस का। तो सेक्शन 80C जनरली कोई LIC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब जगह आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का छूट मिल सकता है। तो 80C में आपका मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख का है। आप अगर अपने कंट्रीब्यूशन करते हो अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए तो वो छूट मिलेगा। 80CCC अगर कोई LIC में डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट का आदमी तो उसको 80CCC में 1.5 लाख का मिलेगा। 80CCD अगर कोई SSC अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता है तो उसको 80CCD में छूट मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट कितना है, ये सब मिला के 1.5 लाख। आपको सेक्शन 80C वाला जो भी 80CCC, 80C, 80CCD, 80CCE आपको 1.5 लाख से बेसी का छूट नहीं मिल सकता। पेंशन या प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा डालते हो आप। असली सेक्शन आता है आपका ये वाला 80D। 80D क्या बोलता है, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाए हो अपना खुद का, पहले पेरेंट का बात नहीं कर रहा मैं एक बार, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराए हो अपने खुद का, अपनी वाइफ का, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों का, तो आपको 25,000 तक का मैक्सिमम छूट मिल सकता है। 80D बोलता है मेडिक्लेम, डी माने डॉक्टर, पहला डॉक्टर कौन है, मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है और 25,000 से ज्यादा का, अगर आप 25,000 तक का आपको मैक्सिमम छूट मिल सकता है। लेकिन यही आप अगर खुद सीनियर सिटीजन हो या आपने अपने जो वाइफ या हस्बैंड या फिर अपने बच्चों का जो करवाया उनमें कोई सीनियर सिटीजन है तो ये छूट 50,000 का हो जाएगा। तो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, खुद स्पाउस और चिल्ड्रन, तो 25,000 मैक्सिमम, और अगर वो कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 मैक्सिमम। हाँ, आप अपने पेरेंट का कराते हो तो अलग से 25,000 का छूट मिलेगा। अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो ये अलग से है पेरेंट के लिए। आपका स्पाउस का और बच्चों का एक है मिला के हाईएस्ट 25,000 तक का छूट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो तो, और अगर वो लोग सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का छूट। लेकिन अगर पेरेंट का मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो, गार्जियन का, तो आपको एडिशनल 25,000 या 50,000 का छूट मिलेगा। 25,000 अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो, 50,000 अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ध्यान रखना है जो बाकी कहीं पे नहीं है। 80D बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस आपको अदर देन कैश पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब चेक से, NEFT से, RTGS से, ऑनलाइन पेमेंट। कैश पेमेंट अगर आपने किया है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है 80DD, डबल डॉक्टर। डबल डॉक्टर मतलब अगर आपके घर में कोई डिपेंडेंट है जो सीवियर डिसेबल है, अगर आपके घर में कोई ऐसा डिपेंडेंट है जो सीवियरली डिसेबल है और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सीवियरली मतलब पूरी 80% से ज्यादा उसका डिसेबिलिटी है, मतलब आंख काम नहीं कर रहा तो 80% से ज्यादा आंख काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा तो 80% से ज्यादा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो 1,25,000 का आपको छूट मिलेगा। और यहाँ मैक्सिमम नहीं बोला है, पूरा 1,25,000 का छूट मिलेगा। और अगर वो नॉट सीवियर डिसेबल है तो 75,000 तक का छूट मिलेगा आपको। 80DD में बोलता है डरावनी बीमारियां, DDB, 80DDB डरावनी बीमारियां। ये क्या बोलता है, अगर SSC या उसका कोई रिलेटिव कोई स्पेसिफाइड डिजीज, जैसे मान लो एग्जांपल में हम आपको बोल देते हैं कैंसर, HIV या ऐसा कोई स्पेसिफिक डिजीज जिससे उसका मौत हो सकता है, ऐसा कोई डिजीज से वो परेशान है और आप उसका इलाज करवाते हो तो मैक्सिमम छूट मिलेगा आपको 40,000 तक का। और अगर वो पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का छूट मिल सकता है। तो 80D है नॉर्मल में, 80C है लाइफ इंश्योरेंस। आप 80C याद रखो, आपके काम वही आएगा। 80C लाइफ इंश्योरेंस मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख। 80D मेडिकल इंश्योरेंस अपने लिए या स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए तो 25 या 50,000, पेरेंट के लिए अलग से 25 या 50,000। 25,000 नॉन सीनियर सिटीजन, 50,000 सीनियर सिटीजन। 80DD मतलब डबल डॉक्टर, मतलब डिसेबिलिटी भी याद रख सकते हो आप DD से। तो अगर कोई आदमी डिसेबल डिपेंडेंट, आप DD ऐसे याद रख लो, डिसेबल डिपेंडेंट, तो 1,25,000 अगर वो सीवियरली डिसेबल है तो, और 75,000 अगर वो नॉर्मल डिसेबल है तो। 80DDB
डरावनी बीमारियां, कैंसर, HIV, न्यूरोमोटर डिजीज, होता है ना जिनको नर्व्स का बीमारी होता है, जिनका नर्व्स काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता नर्व्स डिजीज होने के कारण, तो आपको मैक्सिमम 40,000 तक का छूट मिलेगा अगर नॉन सीनियर सिटीजन के लिए इलाज करवा रहे हो तो, और अगर सीनियर सिटीजन के करा रहे हो तो मैक्सिमम 1 लाख तक का छूट। 80E बोलता है एजुकेशन, ई माने एजुकेशन। तो अगर 80E आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो जिस दिन से इंटरेस्ट चुकाना चालू करोगे, सिर्फ इंटरेस्ट का छूट मिलेगा, जिस दिन से इंटरेस्ट चुकाना चालू करो 8 साल तक जितना इंटरेस्ट चुकाओगे उतना का छूट मिल जाएगा आपको। 8 साल कंसेक्यूटिव चुकाना चालू किया, वहां से 8 साल लगातार, उसके बाद नहीं चुका पाए, उसके बाद भी इंटरेस्ट चुका रहे हो, कोई छूट नहीं मिलेगा। 80EE, अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हो, लोन, तो वो लोन का इंटरेस्ट पे छूट मिलेगा। अगर लोन अप टू 35 लाख है या फिर प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख तक भी अगर हाउसिंग फाइनेंस सैंक्शन किया आपको, सिंपल बात, आप घर लोन पे लियो 50 लाख तक का, तो आपको 50,000 या फिर इंटरेस्ट जितना आप पेमेंट करो उतना छूट मिलेगा। हाउसिंग लोन का स्कीम में है ये 80EE। 80G, G माने डोनेशन, G माने ग्रांट, तो आपको डोनेशन दियो तो छूट मिलेगा। इसका अमाउंट आप ऐसे याद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिमिट, नो लिमिट बहुत कुछ है, तो आप इसके अमाउंट पे एक बार इग्नोर करो, कहीं 50% है कहीं 100% है, तो वो जब सम्स करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। 80GG, अगर आप घर का भाड़ा चुका रहे हो, भाड़ा का घर लेके रह रहे हो और आपका बॉस आपको HRA नहीं देता, आपका बॉस आपको RFA नहीं देता, तो आपको ये डिडक्शन यहां मिल सकता है अगर आप भाड़ा अपने पॉकेट से चुका रहे हो तो। 5,000 पर मंथ या फिर 20% ऑफ एडजस्टेड GTI या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, तीनों में से विचेवर इज लोअर आपको छूट मिलेगा। 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। ये वाले डिडक्शन आपके मेन काम का था। इसके अलावा एक काम का और है, उसका बात करते हैं। अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, GGB और GGC दोनों एक ही चीज का है, अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हो, डोनेशन, तो आप जितना डोनेशन दियो पूरा छूट मिल जाएगा आपको। 80TTA, ये बहुत काम का सेक्शन है आपके लिए। 80TTA और TTB ये दोनों बहुत काम का सेक्शन है आपके लिए। अगर आप कोई पोस्ट ऑफिस या सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट का कमाई हो रहा है, आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखे हो और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर आप नॉर्मल सीनियर सिटीजन नहीं हो, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो आपको मैक्सिमम 10,000 के इंटरेस्ट तक का छूट मिलेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको मैक्सिमम 50,000 तक के इंटरेस्ट का छूट मिलेगा। 80U कुछ नहीं है, 80U वो DD डबल जो है ना डिसेबिलिटी वाला सेक्शन, वहां का आप किसी रिलेटिव का इलाज करा रहे हो, और यहाँ 80U में बोल रहे आप खुद अगर डिसेबल हो, सेम है 1,25,000 अगर सीवियर डिसेबल हो तो, और अगर नॉन तो सीवियर डिसेबल हो तो 75,000 तक का छूट मिलेगा आपको। तो ये था हम लोगों का वो सारा सेक्शंस। ये देखो अब आपका सम्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो पांचों हेड ऑफ इनकम लिखिए आप, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पांचों हेड जोड़े, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। 80C से 80U तक का डिडक्शन क्लेम करोगे, आ जाएगा टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, देखो ये रहा, अगर आपका 2.5 लाख तक इनकम है तो नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, 10 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स ऑन। अच्छा एक बात ध्यान रख लेना, इस टोटल इनकम में अदर सोर्स और कैपिटल गेन भी है, लेकिन अदर सोर्स में अगर कोई लॉटरी इनकम है तो वो ये जो 2.5 लाख का लिमिट कैलकुलेट करोगे उस पर नहीं आएगा, वो अलग से टैक्स लगेगा उसके ऊपर। तो देखो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम अलग से लिखा 30%। इसीलिए देखो जब ये 2.5 लाख वाला बात लिखा है उसके ऊपर क्या लिखा है, टोटल इनकम अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। ये तीनों को छोड़ के पहले टोटल इनकम निकाल लो। देखो आप 2.5 लाख का दायरा पार कर रहे हो क्या, अगर कर रहे हो तो आप टैक्स में आओगे, नहीं तो नहीं। अब आप क्या करो, उन 3 इनकम को हटा दो, और ये 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%,
5 से 10 पे 20% और 10 के अबव 30% कैलकुलेट कर लो। कैजुअल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स निकालो। कैजुअल इनकम पे कितना टैक्स है? 30% डायरेक्ट। कैजुअल इनकम मतलब यहाँ पे लॉटरी इनकम का बात हो रहा है, जुआ फाटका का इनकम। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में या तो 20 या 10% और शॉर्ट टर्म में 15%। वो कैलकुलेट किए, तीनों टैक्स जोड़ लो, टोटल टैक्स निकाल लिए। अब रिबेट अंडर 87 क्या बोलता है? अगर आप 12,500 तक का आपको छूट है मैक्सिमम, अगर आप 5 लाख क्रॉस नहीं कर रहे हो तो आपको रिबेट मिल जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख अगर इनकम है तो देखो 12,500 इनकम निकलता है, तो 12,500 का रिबेट मिलेगा आपको। वो रिबेट मिलेगा उन्हीं लोगों को जिनका इनकम 5 लाख के कम है। जिनका इनकम 5 लाख से ज्यादा उनको रिबेट नहीं मिलेगा, तो वहां रिबेट लिख के डैश दे देना, रिबेट मत देना उनको। अब जो आएगा उसमें सरचार्ज ऐड करो, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा है तो, नहीं तो फिर सरचार्ज भी ऐड मत करो। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करो और अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी, अब जितना एडवांस टैक्स दियो माइनस कर लो, बैलेंस जमा कर दो। ये पूरा फॉर्मेट होता है। अब आओ इस पे सम करते हैं। जैसे देखो यहां पे दिया, मिस्टर शंकर इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन कोलकाता। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19। ये 19-20 का सम से आपके 2021 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो प्रीवियस ईयर 18-19 में उसका इनकम कितना बताया? बेसिक सैलरी बता रहे 80,000 पर एनम, डीए बता रहे 20,000 पर एनम, उसको एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलता है 36,000 पर एनम, एचआरए है उसका 24,000 और वो हाउस रेंट देता है 3,000 रुपया। हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 13% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीए टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। उसका एम्प्लॉयर 13% प्रोविडेंट फंड में डालता है। कितना परसेंट तक छूट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में? 12%। और ये एम्प्लॉयर कितना डाल रहा है? 13%, तो 1% टैक्सेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 12% करके, जो 1,800 रुपया मिला है उसको। इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना छूट अलाउड है? 9.5%। तो 1,800 अपने आप में 12% है, तो 9.5% छूट दे दो, बाद बाकी टैक्सेबल कर लेना। अभी देखेंगे सम्स में। ही इज प्रोवाइडेड विद अ मोटर कार ऑफ 1.8 cc along with a driver for both official purpose and private use। उसको मोटर कार मिला हुआ है 1.8 cc का, मतलब 2,400 रुपया पर मंथ। 1,800 और 2,400 दो क्राइटेरिया होता है गाड़ी में, इसको 2,400 रुपया पर मंथ टैक्स लगेगा। और ड्राइवर अलग से मिला हुआ है, तो ड्राइवर का भी 900 रुपया लगेगा पर मंथ। उसको एक स्वीपर मिला हुआ है, डोमेस्टिक सर्वेंट मिला हुआ है, स्वीपर का 300 रुपया पर मंथ, सर्वेंट का 600 रुपया पर मंथ। उसका इनकम टैक्स 3,000 रुपया और प्रोफेशनल टैक्स 1,200 रुपया डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। उसका बॉस उसकी सैलरी से टैक्स भी काट लिया है और प्रोफेशनल टैक्स भी काट लिया है। तो ये था पहला 8 का 8 पॉइंट, देखो सैलरी से कनेक्टेड था। अब क्या बोला? हिज एम्प्लॉयर बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी मिस्टर सरकार वॉज एम्प्लॉयड विथ अनदर कंपनी and was member of unrecognized provident fund during the previous year. He received the balance from the said amount 7350। एक इस जॉब के पहले वो एक जगह जॉब करता था, वहां से उसको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला हुआ 7,350 रुपया। इसमें से 4,000 उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है, 200 रुपया उस पर इंटरेस्ट मिला है, 3,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था जिस पे 150 रुपया इंटरेस्ट मिला था। मतलब 7,350 रुपया वहां से जॉब छोड़ने पर उसको प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसा मिला है, जिसमें से 7,350 में से 4,200 रुपया तो खुद का ही है, क्योंकि 4,000 रुपया खुद डाला था, उस पर इंटरेस्ट 200 रुपया कमाया है। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3,000 है, उस पर 150 रुपया इंटरेस्ट कमाया है। उसको इसके अलावा क्या मिला है? हिज एम्प्लॉयर एग्रीड टू अलॉट 100 इक्विटी शेयर ऑफ 1/4/2018 10 रुपया मार्केट वैल्यू विद एन ऑप्शन टू एक्वायर शेयर आफ्टर 3 मंथ। मिस्टर सरकार एक्सरसाइज द ऑप्शन विद द मार्केट वैल्यू प्राइस पर शेयर 25 रुपया। देखो इन काइंड मिला उसको शेयर्स, तो ये भी परक्यूजिट में टैक्सेबल हो जाएगा। ही रिसीव 4,000 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड 5,000 डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी एंड सेविंग बैंक इंटरेस्ट 2,500। ये सब अदर सोर्स है, लेकिन इंडियन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा। इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड और फॉरेन कंपनी से बैंक इंटरेस्ट मिला है, वो उसका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा।
During the previous year, he paid a premium of 22,000 on the health of his father, having 75 years of age. 80D मेडिकल इंश्योरेंस फादर के लिए करवा रखा है, 75 एज है फादर का, मतलब सीनियर सिटीजन है, मतलब 50,000 तक का छूट मिलेगा। वो 10,000 रुपया पीएम नेशनल रिलीफ फंड में और 5,000 रुपया इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में भी डोनेशन दिया है, तो 80G उसको डोनेशन का भी छूट मिलेगा। तो ये पूरा सम्स है, एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले पूरा सैलरी वाला पार्ट कैलकुलेट किया। बेसिक सैलरी उसको कितना मिल रहा है 80,000, डीए 20,000, उसको 2 अलाउंसेस मिल रहा है, सिटी कंपनसेटरी और हाउस रेंट अलाउंस। तो पहले ये 4 आइटम देखते हैं सॉल्यूशन में। 80,000 पर एनम उसको सैलरी मिल रहा है, लिख दिए। 20,000 डीए मिल रहा है, लिख दिए। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस उसको 36,000 रुपये मिल रहा है, तो देखो वो भी लिख दिए। एचआरए पे आ जाओ। एचआरए कैसे कैलकुलेट किया, देखो लिखा है एचआरए मिला कितना 24,000। एग्जम्पशन कितना है, एक्चुअल अमाउंट, वो कोलकाता में रह रहा है, शायद जगह का नाम क्या दिया उसका, मेट्रोपॉलिटन है कि नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोलकाता में रह रहा है, मतलब 50% ऑफ द बेसिक प्लस डीए उसको छूट मिलेगा। तो देखो एक्चुअल अमाउंट 24,000, 50% ऑफ द सैलरी, बेसिक प्लस डीए मिलाएगा कितना हो रहा है 1 लाख, 1 लाख का 50% 50,000। और थर्ड आइटम क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट कितना दिया है वो 3,000 पर मंथ वो रेंट चुका रहे, 3,000 पर मंथ वो रेंट चुका रहे, तो 3,000 इंटू 12 36,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी, तो बेसिक प्लस डीए 1 लाख का 10% 10,000, तो 36 माइनस 10 26,000। तो देखो तीनों में विचेवर लोअर उसको एग्जम्पशन मिलेगा, तीनों में विचेवर लोअर उसको एग्जम्पशन मिलेगा। 24,000 50,000 26,000, तो 24,000 लोअर है, तो देखो आइट्रो कॉलम में 24 लिखे, 24 माइनस 24 नील, मतलब उसको एचआरए पे कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, उसका एचआरए पूरा ही बच गया। तो उसका बेस अभी तक का टोटल आ रहा है 56,000, तो 80,000 उसको बेसिक सैलरी मिला है, अलाउंसेज उसका डीए टैक्सेबल, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस टैक्सेबल, एचआरए उसका टैक्सेबल हुआ नहीं, एचआरए में उसको पूरा एग्जम्पशन मिल गया, तो 56,000 उसका अलाउंसेज निकला। तो 80,000 बेसिक सैलरी, 56,000 अलाउंसेज। अब आ जाओ उसको परक्यूजिट में क्या क्या मिला। उसको परक्यूजिट में मिला, एक तो पीएफ में पैसा जमा हुआ, एक मोटर कार मिला है और सर्वेंट और स्वीपर मिले हैं, इतना उसको परक्यूजिट में मिला है। तो देखो एक एक करके परक्यूजिट पकड़े। पहले हम बोले थे ना कार 1.8 सीसी, 1.6 सीसी से बेसिक का कार हो तो 2400 टैक्सेबल करो, 1.6 सीसी से कम का कार हो तो 1800 टैक्सेबल करना। तो यहाँ पे 2400 टैक्सेबल होगा, 2400 प्लस ड्राइवर का 900 रुपया, तो 2400 प्लस 900 इंटू 12 साल भर का, ये पर मंथ है, 2400 पर मंथ है, 900 पर मंथ है, तो इंटू 12 किए तो 39,600 मेरा कार से टैक्सेबल हो गया। शेयर हमको जो मिला, देखो शेयर हमको क्या मिला, इक्विटी शेयर मिला है कंपनी की तरफ से 10 रुपया वाला 20, इसका आज के दिन मार्केट वैल्यू 25 रुपये, जिस दिन हम एक्सरसाइज किए अपने पावर को शेयर खरीदने का उस दिन मार्केट प्राइस 25 रुपये है। देखो जिस दिन ऑफर हुआ कंपनी हमको 10 में दे रहे, जिस दिन ऑफर हुआ उस दिन मार्केट प्राइस 20 रुपया था, लेकिन जिस दिन हम एक्सरसाइज किए शेयर को खरीदने का पावर उस दिन 25 रुपया शेयर का दाम है। तो मेरा फायदा कितना हुआ, अगर आज बाजार में हम शेयर खरीदने जाते हमको 25 रुपया पड़ता, कंपनी हमको 10 रुपया में दे रहे हैं, तो 15 रुपया का मेरा परक्यूजिट में फायदा हो गया। तो 15 इंटू 100 मेरे लिए टैक्सेबल होना चाहिए 1500 रुपया, देखो वही किया है। 25 माइनस 10, क्योंकि 25 रुपया का शेयर है, 10 रुपया कंपनी में से ले रहे हैं, तो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है 15 रुपया पर शेयर, तो इंटू 100 शेयर 1500 रुपया टैक्सेबल। स्वीपर और डोमेस्टिक सर्वेंट 600 प्लस 300 900 इंटू 12 पूरा टैक्सेबल। अब आ जाओ पीएफ के ऊपर। देखो हम बोले थे ना बेसिक प्लस डीए 1 लाख हो रहा है, उसका 13% मेरा बॉस मेरे अकाउंट में डाल रहा है। 13% ऑफ सैलरी बोला, मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन का 13%। कमीशन इस क्वेश्चन में था नहीं, तो बेसिक प्लस डीए का 13%। 13,000 रुपये मेरे बॉस मेरे अकाउंट में डाला। छूट कितना मिलना चाहिए था सर, 12% तक तो एग्जम्प्टेड है, तो देखो 12,000 माइनस किया, 1,000 टैक्सेबल कर दिया। इंटरेस्ट पे आओ, 1,800 रुपये हमको इंटरेस्ट का कमाई हुआ,
एग्जम्पशन 9.5% तक है, तो 1800 अपने आप में 12% है, तो 9.5% कितना होगा 1425। तो 1800 में से 1425 माइनस किया, 375 रुपया टैक्सेबल रख दिया। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो मेरे को बॉस के कारण कमाई हुआ वो टैक्सेबल। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बॉस के कारण जो कमाई हुआ वो टैक्सेबल। 3000 बॉस से मिला है कंट्रीब्यूशन का और 150 उस पे इंटरेस्ट, तो 3150 अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का टैक्सेबल हो गया। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो बॉस से मिला है वो पूरा टैक्सेबल, तो मेरा वो भी टैक्सेबल हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा ग्रॉस सैलरी आ रहा है 1,92,425। देख लो, ग्रॉस सैलरी आ रहा है 1,92,425। अब डिडक्शन क्या मिलेगा? एक तो प्रोफेशनल टैक्स मेरा कटा 1200 रुपया, वो माइनस होगा। और ये वाला याद कर लो, अब सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके असेसमेंट ईयर में 50,000 रुपया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके असेसमेंट ईयर में 50,000 है। सैलरीड एम्प्लॉय को गवर्नमेंट डायरेक्ट 50,000 रुपया पहले माफ कर दे रहा है उसका घर खर्च के लिए, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको माफ है। तो एक तो यहां पिछला ईयर में ये जिस ईयर का ये सम था वहां 40,000 था, आपके ईयर में 50,000 है, तो 50,000 प्लस 1200, 51,200 माइनस करेंगे हम 192,425 में से, तो अल्टीमेटली मेरा 1,51,225 मेरा इनकम आ रहा है। अब अदर सोर्स में आ जाओ, क्योंकि हमको तो टोटल इनकम निकालने बोला है। तो अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट 2,500, इंटरेस्ट ऑन ओन कंट्रीब्यूशन ERPF 200 रुपया, डिविडेंड देखो इंडियन कंपनी निल, फॉरेन कंपनी टैक्सेबल। तो अदर सोर्स से भी मेरे को इनकम हुआ 7,700 रुपया का, तो मेरा टोटल इनकम हो गया 1,58,925। अब देखो, हम मेडिकल इंश्योरेंस दिए थे, मैक्सिमम 50,000 तक का छूट था फादर के लिए, हम तो 22,000 ही जमा किए थे पापा का मेडिक्लेम के लिए, तो मेडिक्लेम के लिए 22,000 जमा दिया, वो छूट मिल गया। 80G में जो डोनेशन दिया वो छूट मिल गया, और 80 TTA जितना मेरे को सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला 10,000 तक छूट अगर हमको मिल रहा है, हम सीनियर सिटीजन नहीं है तो, और अगर हम सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का छूट है इंटरेस्ट के ऊपर। हमको सेविंग अकाउंट से कितना इंटरेस्ट मिला, अभी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिए 2,500 रुपया, वही 2,500 पूरा छूट मिल जाएगा। 10,000 तक छूट है हमको 80 TTA में, तो माइनस किए मेरा टोटल इनकम आया 1,21,930। हम टैक्सेबिलिटी में नहीं आ रहे क्योंकि मेरा 2.5 लाख से इनकम कम है, हम टैक्सेबिलिटी में नहीं आएंगे क्योंकि मेरा 2.5 लाख से इनकम कम है। ये सब वो आप लोगों को कैलकुलेशन समझाया है, वो आपको उतना देखने का दरकार नहीं है। अब आप लोगों का होमवर्क है सम नंबर 38 करना, डिट्टो सम से ऑलमोस्ट, डिट्टो सम से ऑलमोस्ट सम नंबर 38।